डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजनीश है और मैं मुंबई शहर का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपनी जानकारी देता हूँ। आखिर मैं काम क्या करता हूँ और ये मुसीबत मेरे पास कैसे आई जिसे मैं अब झेल रहा हूँ। इसे जानने के लिए आपको मेरे बचपन में जाना होगा। मेरा बचपन एक बस्ती में निकला है। मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे। मेरे पिता पूरा दिन मेहनत करते, लेकिन फिर भी हमारे घर में 3 वक्त का खाना नहीं आता था। यह सवाल मैं अपनी माँ से पूछा करता था कि हम इतने ज़्यादा गरीब क्यों हैं, और माँ मुझे हमेशा मुस्कुरा कर जवाब दिया करती थी, भगवान ने हमारी किस्मत में यही सब लिखा है। भगवान अपनी मर्जी से सबको सब चीज़ें देते हैं। हमारे लिए ये चीज़ें हैं, बाकियों के लिए और चीज़ें हैं। तभी से भगवान से नफरत करने लगा था मैं। भगवान कोई ऐसा इंसान होगा जो बहुत ज़्यादा भेदभाव करता है, इसीलिए हमें गरीबी देता जा रहा है। खाने पीने की हमेशा कमी रहती। मैं देखा करता था कुछ अमीर बच्चों को जो अपने माँ बाप के साथ गाड़ी की वो खिड़की का शीशा नीचे की तरफ करके हमारी बस्ती की तरफ मुस्कुराते हुए निकलते। वो सड़क जिसे महंगी सड़क कहा जाता है, बस्ती में सब बच्चे उसे महंगी सड़क ही कहते हैं। हम वहाँ पर साइकिल भी चला नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। बाद में मुझे पता लगा उसे हाईवे कहते हैं, लेकिन बचपन में उसे महंगी सड़क कहा जाता था। ये गरीबी इतनी दुखदाई थी कि धीरे धीरे बचपन भी नर्क जैसा होने लगा था। मैं अपनी माँ को हमेशा कहा करता कि ये एक नर्क है, मुझे इस नर्क से बाहर निकलना है। मेरी माँ कहती इसे नर्क नहीं कहना चाहिए, हमें जिंदगी जैसी मिली है वैसी जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन मैं इसे नकार चुका था। मुझे ऐसी बदतर जिंदगी से बाहर निकलना है, मुझे अपनी जिंदगी बनानी है। लेकिन मैंने किसी गलत काम को नहीं चुना, मैंने मेहनत को चुना। एक अमीर आदमी के घर सफाई का काम करना शुरू किया था, लेकिन उसे भी मेहनत से किया करता था। वहां महंगी महंगी चीजों को देखा करता और मन में सोचा करता, काश मेरा भी इतना बड़ा घर होता, माँ बाप को हर चीज लेकर देता। उनकी आंखों में भी कई सपने होंगे जो बोझ के तले दब चुके हैं। मैंने अपनी माँ की आंखों में कभी भी महंगी चीज की मांग नहीं देखी। हर चीज जैसे उनके मन से निकल चुकी थी। मैं फिर से उस उम्मीद को जगाना चाहता था, इसीलिए मेहनत करने लगा। इतनी मेहनत शायद ही कोई करता होगा। पहले सफाई करना, फिर ड्राइविंग करना। ड्राइवर बनकर भी मैं ढेर सारे रुपए कमाना चाहता था, लेकिन वो भी कमा नहीं पा रहा था। तभी मेरी समझ में आ गया, नौकरी करके आप अमीर नहीं हो सकते। और उस घर का मालिक सच में बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था। एक बस्ती में पला बड़ा बच्चा जो घर में सफाई का काम कर रहा था, उसे ड्राइवर बनाया, और इसी के साथ जब भी वो आदमी गाड़ी के पीछे बैठा होता मुझे सबक सिखाता, बताया करता कि तुम्हें हमेशा ये गाड़ी नहीं चलानी है, इससे भी आगे बढ़ना है। तुम भी अमीर होना चाहते हो ना, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है। मैं चाहता हूं मेरे बेटे की आंखों में भी ऐसी भूख हो जैसी तुम्हारी आंखों में है। मेहनत करो, मेहनत करो और अपने लिए एक ऐसा मकाम पाओ जिसे हर कोई पाना चाहता है। लेकिन रुकना मत। यहां पर चलने का रास्ता जरूर है, लेकिन रुकने के लिए कोई मंजिल नहीं है। मंजिल है ही नहीं, बस चलते जाओ, चलते जाओ। और उसकी ये बातें मुझ पर असर कर गई। वो ड्राइविंग मैं करता गया, फिर उसकी फैक्ट्री में काम करने लगा, और जैसे 6 महीने में मुझे मैनेजर बना दिया गया। मैं जान गया था, आप अगर तरक्की चाहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको ज्यादा चीजें आती हैं या कम चीजें आती हैं। आपको ईमानदार होना चाहिए, आपको मेहनती होना चाहिए। बस यहां तक मैं पहुंच चुका था। फिर मैंने ये काम छोड़ा, उसके बाद अपना काम शुरू किया, फिल्टर्ड वाटर। मैं उसकी छोटी सी फैक्ट्री लगाना चाहता था। भले ही मेरे पास ज्यादा रुपए नहीं थे, लेकिन वो आदमी अच्छा था, मुझे उसने लोन दिया। और ये वो आखिरी दिन था जब मैंने गरीबी में गुजारा था। उसके बाद तो मेरी जिंदगी बदल गई। मैं
धीरे धीरे ऐसे सीढ़ियां चढ़ने लगा अमीरी की कि पीछे देखना मुश्किल हो रहा था। उस बस्ती में दोबारा जाना नहीं चाहता था मैं। माँ बाप को उस बस्ती से निकाला, छोटा घर बनाया, 2 साल बाद बड़ा घर बनाया, 6 साल बाद एक महल जैसा घर बनाया, और उसके बाद से मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं भगवान से भी आगे जा सकता हूँ। घर में तब माँ ने मंदिर बनाना चाहा था। मैंने माँ को साफ कह दिया था, माँ घर में मंदिर नहीं बनना चाहिए, भगवान कुछ नहीं होता, अगर भगवान होता तो सबको बराबर देता ना, यानी भगवान नहीं है, और अगर भगवान होता तो कुछ ना कुछ ऐसा करता जिससे सभी को अच्छी चीजें मिलती, ना कि जिंदगी में ऐसी बुरी कष्टदायी चीजें मिलती। भगवान से नफरत थी मुझे। बचपन से माँ की कहानियां सुनी थी जिससे नफरत बढ़ती चली गई। भगवान तो बहुत दयालु है, मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ। भगवान सबसे प्यार करता है, मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ। मैंने ठान लिया था इस जिंदगी में मैं भगवान बनूंगा, इसीलिए मेहनत तो मैं करता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे हाथ में जितने रुपए आते गए मेरा दिमाग अपने आप बदलता गया। मैं किसी छोटे इंसान को इंसान नहीं समझ रहा था। बस्ती में रहने वाले वो लोगों को मैं कीड़े मकोड़े समझा करता था। मैं उन्हीं कीड़े मकोड़ों के बीच से निकल कर आया था और अब उनसे नफरत करने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था दोबारा उस जिंदगी को मैं कभी जी नहीं पाऊंगा। अगर ऐसे हालात हो गए कि मुझे वहां रहना पड़े, उससे पहले ही मैं आत्महत्या कर लूंगा। लेकिन ऐसे हालात कभी पैदा नहीं होंगे, ये मुझे पता लग गया था। पैसों के नशे में चूर मैं हर वो चीज किया करता जो किसी अमीर को करते हुए देखता। महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, शराब, बियर, सिगरेट, सिगार, नशीली चीजें, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मेरे पास नहीं थी। जिंदगी को इसी तरह जिया जाता है। हर वो चीज मैं करना चाहता था जो की जा सकती है जिंदा रहकर, लेकिन तब महसूस होने लगा था ये चीजें देखने में अच्छी लगती हैं लेकिन आप पर हावी होने लगती हैं। अमीरी का वो नशा मुझ पर हावी हो रहा था। कई बार शराब के नशे में मैं गाड़ी चलाया करता, कई बार वो गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दिया करता, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, और सुबह के वक्त उस गाड़ी को कहीं ना कहीं डंप कर देना। इससे काम आसान हो जाता है। अगर आपकी गाड़ी पकड़ में आए ही ना तो आप कभी पकड़े नहीं जा सकते। भले ही मैंने किसी की जान नहीं ली थी, लेकिन फिर भी कभी कभी लगा करता था नशे में धुत होकर मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे कोई ज्यादा नुकसान हो गया हो। ज्यादा नुकसान का मतलब था किसी की जान लेना, हड्डी टूटना, जख्म होना, किसी को बेइज्जत करना, किसी के शरीर की कुछ हड्डियों को तोड़ना। ऐसी चीजें मैं साधारण माना करता था। मुझे लगने लगा था बस जिंदगी मेरी ही है। लेकिन तब तक जब तक वो घर मैंने खरीदा नहीं था। मुंबई शहर का सबसे महंगा इलाका, जहां पर एक बहुत बड़ा बंगला खरीदा था मैंने। उस बंगले में रहने का सपना था मेरा, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे साथ आना ही नहीं चाहते थे। उन्हें वो छोटा घर ही पसंद आ गया था। कई बार वहां से बस्ती जाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, बस ये उन्हें पसंद था। बस्ती में रहना उन्हें पसंद था, लेकिन मैं उस बस्ती में दोबारा पैर रखना नहीं चाहता था। बदबू आती थी मुझे, बदबू, चीजों से नहीं इंसानों से, इसीलिए वहां नहीं जाता था। तो इस बंगले में मैं अकेला ही रहना शुरू कर दूंगा। कई लड़कियां हैं जो मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, लेकिन उनसे मैं शादी करना नहीं चाहता। शादी किसी ऐसी लड़की से करूंगा जिसे आप विश्व सुंदरी कह सकते हैं। ढूंढ रहा था मैं, लेकिन उस घर में पहली रात बड़ी ही अजीब थी। 9 बजे का वक्त होगा। जितने भी नौकर चाकर थे सब काम करके वहां से जा चुके थे। उस बड़े से बंगले के आगे कुछ कमरे भी बने हुए, वहां पर नौकर रहा करते थे। बंगले में अकेले मैं ही रहना चाहता था। पहले ही मैंने नियम बना दिया था, 9 बजे से पहले काम को खत्म करना है, खाना बनाना है और यहां से चले जाना है। सफाई भी खत्म हो जानी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड भी गेट पर होने चाहिए, कैमरे लगे हुए हैं। 9 बजे सोफे पर बैठा हुआ, टीवी देखने का मन नहीं था, बस सिगरेट के कश लगाता हुआ छत को देख रहा था। छत पर सोने के कुछ ऐसे आभूषण टंगे हुए थे जिसे मैं उस झूमर के साथ लपेटकर अच्छा महसूस किया करता था। अचानक मुझे एक अजीब सी बदबू आई। हमेशा मेरे घर में ऐसे धुआं धुआं तो रहता है। एक सिगरेट खत्म होने के बाद मैं दूसरा सिगार जला लेता हूं।
ये सीरीज को कभी टूटने नहीं देता, लेकिन इस बार ये अजीब सी बदबू थी। ऐसा लग रहा था ये धुआं जरूर है लेकिन काले से रंग का है। कुछ ना कुछ जल रहा था। प्लास्टिक के जलने की अजीब सी दुर्गंध थी। देखने लगा मैं। उस समय मैंने सिगरेट को बुझाया, फिर धुआं थोड़ा सा छंटा तो मैं सूंघता गया। कुछ जलने की अजीब सी बदबू थी। मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी रात को मैं नौकरों को घर के अंदर बुलाना नहीं चाहता था। नियम मैंने बनाए हैं और उन नियमों को मैं खुद तोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए ढूंढने की कोशिश की मैंने। नीचे वाले 2 कमरों में झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी जला हुआ नहीं मिला और कुछ देर बाद वो अजीब सी दुर्गंध खत्म हो गई। फिर मैं बेडरूम में चला गया, लेकिन 1 घंटे बाद फिर से वो बदबू आने लगी। नींद में था मैं, अचानक उठा और मुझे महसूस हुआ कुछ ना कुछ तो जल रहा है। प्लास्टिक के जलने की अजीब सी बदबू थी वो। जानना चाहता था ये बदबू कहां से आ रही है। फिर से नीचे वाले वो 2 कमरे देखे मैंने। फिर मैंने वायरिंग को चेक करने की कोशिश की। सभी वायरिंग दीवार के अंदर थी, लेकिन वहां बटन तो लगे हुए थे ना। उनके पास जाकर बटन को सूंघने की कोशिश की। बाकी जितनी भी वायरिंग थी उसके आसपास घूमा मैं, लेकिन दोबारा वो बदबू नहीं आई। जैसे थोड़ी सी बदबू आ रही थी, फिर वो बदबू गायब हो जाती। सुबह मैंने नौकरों को यही कहा था, इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ, यहाँ कहीं ना कहीं तो स्पार्किंग हो रही है, कुछ ना कुछ तो जल रहा है, मुझे आज ही इसकी रिपेयर चाहिए। नौकर घर पर थे, मैं काम पर जा चुका था, लेकिन शाम के वक्त जब मैं वापस आया, इलेक्ट्रीशियन मुझे एक बड़े से कागज पर यह समझा रहा था कि यहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट हुआ हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, लेकिन कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। मैं दोबारा चेक करूँगा, उसमें ज़्यादा समय लग सकता है। मैंने डांटा उसे। रात को मुझे बदबू आ रही थी, तुम्हें पता नहीं है घर में आग लग सकती है, मैं घर में अकेला होता हूँ, अगर ऐसी कोई परेशानी हुई फिर मैं क्या करूँगा। इलेक्ट्रीशियन ने कहा, सर सब कुछ दीवारों के अंदर है, ऐसे अगर कुछ भी शॉर्ट सर्किट हुआ आग लगने की चांस नहीं है। आपने महंगे वाली वो वायरिंग करवाई हुई है, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा, डरने की बात हो या ना हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बदबू आई है तो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, मुझे उसकी रिपेयर चाहिए। तुम्हें पता है ना मैं कीमत के बारे में कभी भी झगड़ा नहीं करता, बहस नहीं करता, लेकिन मुझे काम पूरा चाहिए। बताओ यहाँ पर किस तरह की परेशानी है, क्या तुमने पहले चेक नहीं किया? घर खरीदने के बाद मैंने तुम्हें यहाँ इंस्पेक्शन के लिए सबसे पहले भेजा था ना। वो माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, सर वो स्मेल दोबारा नहीं आने वाली, मैंने अच्छे से चेक किया है, लेकिन दोबारा कुछ दिनों बाद मैं यहाँ हर एक वायर को अच्छे से चेक करूँगा, कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आऊँगा। मैं थोड़ा सा गुस्से में था, लेकिन ये गुस्सा काम के लिए था। जिसके बाद खाना खाकर मैं बेड पर लेटा हुआ। बार बार मैं सिगरेट को जलाता और इधर उधर सूंघने की कोशिश करता। दोबारा तो वैसी जलने वाली बदबू तो नहीं आएगी ना। लेकिन 15 मिनट बाद ही मुझे वो बदबू आने लगी। सिगरेट को बुझाया मैंने, दोबारा इधर उधर सूंघने लगा। ये कहाँ से आ रही है बदबू? कुछ ना कुछ तो जल रहा है। किचन में नौकर कुछ जलाकर तो नहीं चले जाते ना। किचन में देख कर आता हूँ। जिसके बाद मैं किचन में गया। किचन में मैं चेक करने लगा, वहां पर कुछ जलाया हुआ नहीं था, सब कुछ ठीक था, बदबू भी जा चुकी थी। इसीलिए मैं परेशान हो चुका था, ये जलने की बदबू कहाँ से आती रहती है। मुझे सिगरेट नहीं जलानी होगी। ऐसे ही बैठता हूँ, देखता हूँ क्या धुआं मुझे नजर आता है। ज्यादा बदबू कहाँ से आती है? क्या ये बेडरूम से ही ज्यादा बदबू आ रही है? बिना सिगरेट जलाए 15 मिनट बैठना मेरे लिए मुश्किल हो चुका था। तो मैंने शराब की बोतल उठाई, एक गिलास में थोड़ी सी शराब डाली और उसे पीने लगा। तब जाकर आराम सा महसूस हुआ था मुझे। लेकिन कुछ समय बाद बदबू बहुत ज्यादा आने लगी। इस बार सिर्फ बदबू नहीं थी, काला काला सा धुआं भी मुझे महसूस हुआ। मेरे कमरे में धुआं बढ़ रहा है। मैं घबरा सा गया, कहीं आग तो नहीं लग गई। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, मैं वहां से फोन लगाकर नौकरों को बुला रहा था। यहां तो मुझे लगता है आग लग गई, जल्दी से आओ। सिक्योरिटी गार्ड भी घर में आ चुके थे। लगभग 9 लोग थे इस घर में और मैंने उन्हें अपना कमरा दिखाया और कहा, इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ। यहां मैं कह रहा था शॉर्ट सर्किट हुआ है, मुझे बदबू आ रही थी, देखो धुआं है। अंदर धुआं नहीं था। इतना धुआं हो चुका था, लेकिन अब तो धुआं जैसे 1 मिनट में गायब हो चुका है। बदबू भी नहीं थी। हर एक नौकर कह रहा,
सर बदबू तो नहीं आ रही? सच में बदबू नहीं आ रही थी और परेशानी तो यही थी, अगर आप एक सिगरेट भी जलाएं उसकी बदबू 1-2 घंटे उस कमरे में रहेगी। लेकिन वो जो प्लास्टिक के जलने की अजीब सी दुर्गंध, मैं बयां नहीं कर सकता वो दुर्गंध कैसी थी, लेकिन बता सकता हूं लगभग जैसे प्लास्टिक को जलाया जाता है वैसी अजीब सी दुर्गंध थी, लेकिन अब गायब हो चुकी थी। कोई भी सूंघ नहीं पा रहा, ना मुझे महसूस हो रही। हर एक नौकर मेरी तरफ देख रहा और मैं पहचान गया था। उन्हें लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा सिगरेट पीने लगा हूं, मेरे फेफड़ों में परेशानी आ गई है, इसीलिए मुझे ये बदबू आ रही होगी। शराब भी तो बहुत ज्यादा पीता हूं। डांटा मैंने उन्हें, कह दिया चले जाओ, कोई बात नहीं, कल इलेक्ट्रिशियन आएगा, मैं उसे डांटूंगा। अगर मुझे गुस्सा आया होता ना तो इलेक्ट्रिशियन को अभी बुलाता, अभी उसे डांटता। ये कहकर मैंने उन्हें भेज दिया। घर में मैं अकेला था। चला गया फिर से बेडरूम में। मैं थोड़ा सा घबरा रहा था। चल क्या रहा है? डर इस चीज का नहीं था कि यहां शॉर्ट सर्किट हुआ हो सकता है। डर इस चीज का था कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा। कहते हैं लोग शराब पीने से, सिगरेट पीने से आपके दिमाग पर असर पड़ता है। धीरे धीरे आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं रहता, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं रहता। कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा तो नहीं हो रहा? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी अभी तो इतने रुपए कमाने शुरू किए हैं, 4 सालों से ये आदत पड़ी है मुझे। लोग तो 30-30, 40-40 सालों तक सिगरेट पीते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं, उनके साथ तो कुछ नहीं होता। क्या 4 सालों में मेरे साथ ये सब हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद दोबारा मैं बेड पर लेटा हुआ था। इस बार वो बदबू रात के वक्त महसूस नहीं हुई। अगले दिन जब मैं सुबह सुबह उठा, बाथरूम में गया, मैं नहा रहा था। वहां बिल्कुल भी बदबू नहीं होती, लेकिन अचानक जलने की बदबू बाथरूम में बहुत ज्यादा। धीरे धीरे काले रंग का धुआं, सांस लेने में परेशानी होने लगी। बाथरूम का दरवाजा नहीं खुल रहा। खोलने की कोशिश की मैंने, जोर जोर से दरवाजे को मैं हिलाए जा रहा। दरवाजा खुल नहीं रहा, जैसे दरवाजे को बाहर से किसी ने बंद कर दिया हो। डर गया था कहीं मुझे मारने की कोई साजिश तो नहीं हो रही। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैं गुस्से से भर गया। वो तो किस्मत थी कि वो जो दरवाजा था ना, वो एल्यूमिनियम का था। धक्का देता तो आराम से टूट जाता, तो मैंने धक्का दिया, जान भी तो बचानी थी। दरवाजा टूट गया। जैसे ही कमरे से मैं बाहर निकला, मैं अपने टॉवल में ही था। नौकर हैरान हो चुके थे, आखिर ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा मेरे बाथरूम में इतना ज्यादा धुआं, ऐसा लग रहा है मुझे मारने की साजिश चल रही है। सभी नौकर मेरे साथ बाथरूम देखने के लिए आए। अगर बाथरूम में धुआं होता तो कमरे में भी आता। बाथरूम में धुआं नहीं था, ना वैसी स्मेल, जलने वाली वो स्मेल और धुआं जैसे सिर्फ मुझे महसूस हो रहा था। नौकर मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं पागल हो चुका हूं। इस चीज का जवाब पाने के लिए एक बात तो समझ में आ गई थी, कोई इलेक्ट्रिशियन तो कुछ नहीं कर सकता। जैसे वो धुआं गायब ही हो जाता है। मुझे शायद सच में भ्रम हो रहे हैं। मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद में जाऊंगा। ऐसी छोटी मोटी चीजें तो होती रहेंगी। डॉक्टर के पास जाने का मेरे पास समय नहीं था। शराब की उस बोतल को उठाया, 2 गिलास शराब के पी लिए मैंने, जिसके बाद मैं काम पर गया था। सिगरेट हमेशा मेरी उंगलियों के बीच रहती थी, वो भी जलती हुई। वापस जब मैं आया, सबसे पहले मैं नहाया। खाना तैयार था और आज देर हो चुकी थी। नियमों के मुताबिक घर की सफाई, खाना बनाने के बाद नौकर यहां से जा चुके थे। सिक्योरिटी गार्ड भी गेट पर ही थे। घर के अंदर फिर से मैं अकेला ही था, लेकिन इस बार आधी बोतल शराब की पी ली थी मैंने। ना तो कोई दुर्गंध आएगी, ना कुछ महसूस होगा। शराब चढ़ चुकी थी। मैं बेड पर लेटा हुआ इधर उधर झांक रहा। भ्रम होते हैं तो होते रहें, मैं महसूस ही नहीं करूंगा। इस बार अजीब सा भ्रम हुआ मुझे। ऐसा लगा जैसे थोड़ा थोड़ा धुआं हो रहा है। ये काले रंग का धुआं ही था, लेकिन उसी के साथ थोड़ी थोड़ी गर्मी सी भी महसूस होने लगी। उसके बाद दीवार थोड़ी लाल लाल सी महसूस हुई मुझे। एक तरफ की वो दीवार लाल ऐसे हो रही थी जैसे उसमें आग लग रही हो। मुझे महसूस हुआ इसमें तारें हो सकती हैं जो शॉर्ट सर्किट होती होंगी,
शायद दीवार में किसी तरह आग लग गई है। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा, दरवाजा नहीं खुल रहा। लाइट भी अजीब सी हो गई थी। मैं कैसे बयां करूं, आपने कभी काले रंग की लाइट नहीं देखी होगी, काले रंग की रोशनी नहीं देखी होगी। कैसे बयां करूं? काला रंग था पूरे कमरे का, लेकिन बल्ब से काली काली रोशनी ही थी। रोशनी में ही तो चीजें नजर आती हैं। मुझे चीजें नजर आ रही थी, जलती हुई दीवार नजर आ रही थी, और मैं एकदम सन्न था। हर चीज सफेद या काली ही दिख रही थी, लाल तो सिर्फ दीवार ही थी। मुझे उस दीवार से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, इसीलिए दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन यह दरवाजा लकड़ी का था। अब आसानी से यहां से शायद मैं निकल नहीं पाऊंगा। धीरे धीरे धुआं बढ़ने लगा था। वो अजीब सी दुर्गंध, ऐसा लग रहा था मेरे फेफड़ों तक जा रही है। सांस लेने में परेशानी होने लगी थी, लेकिन दीवार पूरी तरह से लाल हो गई। इतनी ज्यादा लाल कि उसके बीच में अचानक एक दरवाजा सा उभरने लगा। वो काले रंग का था। मैं अपने दरवाजे को खोल नहीं पा रहा, और यहां दीवार में दरवाजा सा बनने लगा है। ऐसा लग रहा था दीवार जल रही हो। इतनी तपिश थी उस कमरे में। शरीर से पसीना बहने लगा था, बहुत ज्यादा पसीना। शरीर जैसे जलन महसूस करने लगा, और वो दरवाजा जब उभर गया, दीवार धीरे धीरे लाल रंग से पीले रंग की होने लगी। तपिश थोड़ी सी कम हुई, लेकिन उस दरवाजे के खुलते ही अजीब सी दुर्गंध भरी ये हवा पूरे कमरे में फैल गई, और धुआं खींचकर जैसे अपने आप दरवाजे के अंदर चला गया हो। दरवाजा खुल चुका था, और उसके अंदर से अजीब लाल रंग की रोशनी निकल रही, जो आंखों को चुंधिया रही थी। पूरे के पूरे कमरे में रोशनी ही रोशनी हो चुकी थी। उस दरवाजे से एक आदमी निकलकर बाहर आया। उसका कद 7 फुट का होगा। काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन आंखें पूरी तरह से काली, जैसे काले काले गड्ढे उसकी आंखों में हुए हों। शरीर हड्डियों का ढांचा था, मांस बस हड्डियों से चिपका हुआ था, जैसे कोई लाश हो। ऐसा दृश्य था मेरी आंखों के सामने। बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं इतना घबराया हुआ था कि जमीन पर बैठ गया। चीख रहा था, बहुत जोर जोर से मैं चीख रहा था, लेकिन मेरी आवाज कोई सुनने वाला होता तो ही। एक तो मैं घर में अकेला था, ऊपर से मैंने दरवाजे भी वो लगा रखे थे जिससे कमरे की आवाज बाहर ना जाए, और इसका मुझे नुकसान होगा मुझे पता नहीं था। वो आदमी सामने खड़ा हो गया और हाथ आगे की तरफ किया। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पकड़ना चाहता हो, लेकिन उसने कदम आगे नहीं बढ़ाए, बस अपने हाथ को ही आगे बढ़ाए रखा। जमीन पर बैठा हुआ मैं माफी मांग रहा था। मैं कह रहा था, मुझे मत मारो, तुम जो भी हो मुझे मत मारो। मैं इतना डरा था, मुझे यही लग रहा था बस वो मुझे मारना चाहता है। पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा था, मुझे तो बस यही था, कोई ना कोई मेरे घर में आ जाएगा, मुझे मार डालेगा, लेकिन कोई ऐसा होगा मुझे इसका पता नहीं था। उसकी वो बाजू धीरे धीरे लंबी होने लगी। पैर वहीं पर जमे पड़े थे, लेकिन उसकी बाजू लंबी हो गई। फिर उसने मेरी कलाई को पकड़ा। गर्म हाथ थे उसके, बहुत गर्म थे। थोड़ी सी तपिश महसूस हो रही, दर्द भी हो रहा। मैंने अपनी कलाई को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी, और फिर उसने मुझे खींचा। एक झटके में मैं खड़ा हो गया। इतना जोरदार झटका था जब उसने मुझे खींचा मैं उसके सामने। तब वो बोला, और उसकी आवाज भारी थी, किसी बूढ़े आदमी की तरह कांप भी रही थी। उस भारी आवाज में उसने मुझे कहा था, चलो चलो मेरे साथ, तुम्हारा वक्त आ गया है। वो मुझे खींचने लगा। मैं चिल्लाने लगा। मैं उसे धक्का भी दे रहा था, लेकिन उसका जो शरीर था इतना ज्यादा गर्म था, उसे छुआ नहीं जा सकता था। हाथ चलने लगा मेरा, ऐसा लग रहा था हाथ में फफोले हो जाएंगे, लेकिन उसने जो मुझे पकड़ रखा वो पकड़ मैं छुड़ा नहीं पा रहा। खींचता हुआ मुझे दरवाजे के अंदर ले गया। आंखें चुंधिया रही थी कि मैं कहां पर आ गया हूं। दरवाजा उस तरफ से उसने बंद किया, और जैसे वो दरवाजा गायब ही हो गया हो। मैं अपने कमरे के प्रतिबिंब जैसे में ही था, बिल्कुल मेरे कमरे जैसा कमरा, लेकिन जल रहा। दीवारों से आग निकल रही, बेड से आग निकल रही, हर एक चीज जल रही थी।
थोड़ी थोड़ी तपिश मुझे महसूस हो रही, लेकिन मैं डरा हुआ क्योंकि पैरों के नीचे भी आग थी। हर तरफ आग ही आग थी। उसने अपनी पकड़ ढीली की और मुझे छोड़ दिया। वहां पर मैं इधर उधर झांक रहा। मैं कहाँ जाऊं? दरवाजा खोलकर मैं बाहर की तरफ भागा। उसने मुझे रोका नहीं। उसके बाद जैसे वो दीवार में समा गया। दरवाजा खोलकर मैं अपने घर के उस गलियारे वाले हिस्से में था। हर तरफ आग ही आग, जैसे पूरा घर झुलस रहा हो। भले ही तपिश महसूस हो रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा जलन नहीं थी, बस असहज सा महसूस हो रहा। जलते हुए घर में आप हो, हल्की सी तपिश भी महसूस हो, आपका मस्तिष्क आपको कहता है आप जल रहे हैं और वो जलन दिमाग आपको देने लगता है, वो महसूस हो रहा था। मुझे मौत नजर आ रही थी, मौत कि बस जल जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा मैं। घर से बाहर की तरफ भागा था, नौकरों के नाम लेते हुए। दरवाजे को खोलते ही आग तो हर तरफ थी। जमीन पर आग लगी हुई, आगे वाले गेट पर आग लगी हुई, आगे वाले घरों पर आग लगी हुई, सड़क पर आग लगी हुई। ऐसा लग रहा था ये प्रलय का दिन है, हर तरफ प्रलय आ चुकी है। आग ही आग, आग ही आग। कहां जाता मैं? धरती जल रही थी मानो मैं किसी ऐसी जगह पर आ गया था जो लगती तो हमारी दुनिया जैसी ही है, लेकिन आग में झुलस रही। मुझे चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, बहुत तेज आवाजें चारों तरफ से आ रही थी। मैं उस गेट से बाहर गया क्योंकि आग पर पैर रख सकता था मैं। वो आग मुझे जला नहीं रही थी। जैसे ही आस पड़ोस वाले वो घर देखे जिनके अंदर से वो आवाजें आ रही, वो गेट के बाहर बाजुएं लटकी हुई देखी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जल रहा हो, कोई मदद मांग रहा हो। बिल्कुल सामने वाला वो घर। उस घर के पास जाते ही महसूस किया मैंने, कई लोग थे वहां, 40 से 50 लोग होंगे। हर एक जल रहा, लेकिन जलने के कारण उनकी मौत नहीं हो रही, बस आग उन्हें झुलसाए जा रही, झुलसाए जा रही। ऐसे जल रहे थे जैसे वो मर नहीं रहे, बस सजा भुगत रहे हैं। हर एक लिपट रहा जमीन पर, एक दूसरे से मदद की गुहार लगा रहा, लेकिन उन चीखों में मददगार कोई नहीं था। मैं मददगार बनता भी तो कैसे बनता? इस आग से पीछा छुड़ाने का कोई तरीका मुझे भी पता नहीं था। अचानक किसी ने पीछे से मेरी बाजू को पकड़ा। घबरा गया मैं। पहले से मेरी हालत इतनी पतली थी और कलाई को किसी ने पकड़ा। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी भी ये हालत होने वाली है। जैसे ही पीछे घूमकर मैंने देखा, एक अजीब सा दानव था। बड़ा सा सर था उसका। सर पर कई बाल थे, लेकिन बहुत ज्यादा मोटे मोटे बाल, जैसे सींग हो, लेकिन थे वो बाल ही। पैरों से नीचे जमीन को छूते हुए, और वो बालों के अंदर लाल रंग की रोशनी थी जो जैसे सर से निकलकर जमीन के अंदर जाती। अजीब से 4 पैरों वाले वो जीव, लेकिन उनके हाथ भी थे जो सर पर लगे हुए, और एक हाथ से उसने मुझे पकड़ रखा। मैं उसे देखते ही चीख रहा। गला तो पहले से बैठा हुआ था, लेकिन जब मौत नजर आती है, हाथ बचने के लिए कुछ भी करते हैं। मैं भी कर रहा, लेकिन उसकी पकड़ भी मजबूत। भले ही उसकी बाजू बहुत पतली थी, कलाई बहुत पतली थी, लेकिन उसका हाथ बहुत ज्यादा बड़ा था। मेरा सर भी वो पकड़ सकता था, इतना बड़ा हाथ था। उसने मेरी कलाई को पकड़ा, जिसे मैं छुड़ा नहीं पा रहा। मैं बस चीखे मार रहा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। और आसपास से वो चीखने चिल्लाने की आवाजें, कराहने की आवाजें मुझे असहज सा महसूस करवा रही थी, जैसे ये मेरी सजा थी। वो मुझे खींच रहा। मैंने कहा, छोड़ दो मुझे, मत मारो। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं, तुम्हारा आंकलन होगा, मूल्यांकन होगा तुम्हारा। चलो मेरे साथ। मैं कोई सजा देने वाला दानव नहीं हूं, मैं सजा नहीं देता, लेकिन अगर तुम्हारे मूल्यांकन के बाद तुम्हारी सजा निश्चित होती है, तब तुम्हारी सजा यहां पर ही होगी। उसके बाद उसने एक शब्द न कहा, खींचता हुआ मुझे मेरे घर के अंदर ले आया। गेट उसने बंद कर दिया और मुझे अंदर की तरफ धकेला और उंगली से इशारा करके कहा, घर के अंदर चले जाओ जब तक तुम्हारा मूल्यांकन हो रहा है। भागने की कोशिश मत करना,
आखिर नर्क से कौन भाग पाया है, ये कहकर वो वहां से चला गया। मैं वहीं पर खड़ा था। ये शब्द जैसे मेरे दिमाग को चीर चुके थे। अपने हाथों को देखा मैंने, अपने शरीर को देखा मैंने, जमीन को देखा, आसमान को देखा मैंने। तब सब कुछ समझ में आने लगा था। ये धरती है ही नहीं, धरती जैसी ही है। सुनाई जाती है ना कहानियां नर्क की, ये नर्क है, जहन्नुम है, ये जहन्नुम की आग है। मैं क्या करूं, अब क्या करूं मैं? तब आपका विवेक आपको चुनौती देने लगता है, आपका दिमाग आपको जवाब देने लगता है। कर्मों का फल, जिंदगी में किए गए कर्मों का फल ही तो है ये। कहते हैं ना, बुरे कर्म करोगे तो नर्क में सजा मिलेगी। बस बुरे काम किए हैं मैंने, आ गया मैं नर्क में। घुटनों के बल रोने लगा था मैं, रोता गया। लेकिन मुझे सजा कब मिलेगी? क्या इससे बचा जा सकता है? ऐसे सवाल भी मेरे अंदर उभर रहे थे। और आप एक कोशिश तो करते हैं। मैं भी वो एक कोशिश करना चाहता था। भागा मैं घर के अंदर, कहीं ना कहीं छिप सकता हूं, किसी दरवाजे को ढूंढ सकता हूं। क्या मैं अपनी दुनिया में जा सकता हूं? बस शायद एक बचने का मौका हो मेरे पास। घर के अंदर आ गया था मैं, एक एक करके उन दीवारों को हाथ लगा रहा। वो आग मुझे जला नहीं रही थी, तपिश जरूर महसूस होती। यानी अब तक ये आग मुझे जला नहीं पा रही है। मुझे पहले पहले कुछ करना होगा। दीवारों को हाथ लगाता जा रहा, लेकिन उन दीवारों के पार कोई दरवाजा भी मौजूद है मुझे पता नहीं था। बेडरूम में पहुंचकर जिस दीवार को पहले जलते हुए देखा, जहां दरवाजा बना था, बस वहीं पर मुझे दरवाजा ढूंढना था। हाथ मारने लगा, जो चीज मेरे पास आई उससे दीवार को मारता गया। दीवार को तोड़ देना चाहता था मैं। उसके अंदर ही कोई ना कोई चीज तो होगी ना, जिससे मैं यहां से बाहर निकल पाऊं। बस दीवार को तोड़ता गया। कुछ समय जब मैं थक गया, घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, रोने लगा। मैंने इतना बुरा भी क्या किया है कि मुझे नर्क में जगह मिली है? जिंदगी को जी भी नहीं पाया मैं, जिंदगी को जी भी नहीं पाया। अचानक मुझे फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, और वो भी बहुत करीब से। इधर उधर देखता गया मैं। सामने वाली दीवार से ही वो आवाजें आ रही थी। आग के बीच अपना कान करना, ये एक हिम्मत का काम था, लेकिन उस दीवार से वो आवाज को मैं सुनना चाहता था। दीवार के बिल्कुल करीब फुसफुसाने वाली वो आवाज कह रही, यहां से बचने का एक ही रास्ता है, बस एक ही रास्ता है। जैसा मैं कहता हूं तुम्हें वैसा करना होगा, मैं तुम्हें बचा सकता हूं। मैंने कहा, कौन हो तुम? उस आवाज ने कहा, ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। अगर खुद को बचाना चाहते हो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना तुम यहां से बच नहीं पाओगे। जैसा मैं कहता हूं तुम्हें वैसा करना होगा। मैंने उसको कहा, लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करूं? यहां पर मैं फंसा हूं, मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकता। उसने कहा, अगर तुम यकीन नहीं करना चाहते तो तुम्हारी मर्जी, फिर तुम देख लो तुम क्या करना चाहते हो नर्क में। उसके ये शब्द मुझ पर असर कर गए। चारों तरफ जब घूमकर मैंने देखा, बचने का कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं। घर से भाग जाता तो कहां जाता? वैसे अब वो घर से बाहर जाने भी नहीं देंगे। मैंने उसको कहा, तो बताओ यहां से कैसे बचूं मैं? उसने कहा, सबसे पहले नीचे वाले कमरे में जाओ, वहां पर भी तुम्हारे साथ बात करने वाले कई लोग होंगे। उस कमरे के फर्श के नीचे एक किताब है, वो किताब सबसे पहले तुम्हें निकालनी होगी। उस किताब को निकालो, उसके बाद किसी से भी पूछना, हम सब एक ही जवाब जानते हैं। किसी भी दीवार के पास, आग के पास जवाब पूछना आगे क्या करना है। मैं भागा नीचे वाले उस कमरे की तरफ। उस कमरे के फर्श के किस हिस्से में वो किताब है, मेरे पास वो जवाब नहीं था, लेकिन दीवार के पास कान पहुंचते ही फुसफुसाहट की आवाज मुझे सुनाई देने लगी। सबसे पीछे वो अलमारी के पीछे वाला हिस्सा है, वहां फर्श के नीचे है, लेकिन किसी चीज से उस फर्श को तोड़ा नहीं जा सकता।
उंगलियों से उस फर्श को तोड़ने की कोशिश करो, दर्द होगा लेकिन नर्क की सजा से कम होगा। करो कोशिश, करो कोशिश। मैंने वैसा ही किया। वो टाइल थी मोटे वाली, उसे उंगलियों से कैसे तोड़ा जा सकता है मुझे नहीं पता था। मैंने हाथ मारे, उंगलियों से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं पा रहा। दीवार से आवाज आई थी, वो सजा से ये कम है, दर्द तुम्हें सहना होगा। उंगलियों में हड्डी होती है, वो इतनी आसानी से नहीं टूटती। कोशिश करो। जोर जोर से मैंने मुक्के मारने शुरू कर दिए फर्श पर, इतनी जोर से कि मेरी उंगलियां चरमरा गईं। फिर एक तरफ का हिस्सा उंगलियों से खुरच खुरच कर मैं वो टाइल का तोड़ने लगा था। फर्श को उखाड़ रहा उंगलियों से, और उंगलियों से खून बह रहा, लेकिन वो खून जमीन को छूते ही भाप का रूप बना लेता। वो मेरे लिए असहज महसूस कराने वाला वो भाग था जब मुझे अंदर तक महसूस हुआ कि जब यहां पर जलाया जाएगा तो कैसा महसूस होगा। फर्श को उखाड़ डाला मैंने। एक उंगली मेरी टेढ़ी हो गई, जबकि छोटी तर्जनी उंगली तो उखड़कर अलग ही हो चुकी थी मेरी। जैसे ही मैंने फर्श के ऊपर वाले उस हिस्से को उखाड़ा, नीचे एक चमड़े की किताब थी। जैसे ही मैंने उस किताब को अपने हाथ में लिया, मेरा हाथ जल गया। वो इतनी गर्म, इतनी गर्म। हाथ से गिर गई वो किताब नीचे, लेकिन मैंने अपनी तर्जनी उंगली देखी जो टूटकर अलग हो गई थी, फिर से मेरे हाथ में ही थी। जैसे मेरा हाथ सही हो गया, वो दर्द को सहने के बाद भी मेरा शरीर वैसा का वैसा था, और जला हुआ हाथ भी ठीक हो गया, जैसे अभी मेरी सजा नहीं थी। मैंने उस किताब को खोलने की कोशिश की, लेकिन इतनी गर्म, वो जलन बहुत तेज थी। मैंने कान दीवार के पास किया, ये तो बहुत गर्म है। तो दीवार से आवाज आई, तुम नर्क में हो, तुम्हें क्या लगता है यहाँ हर चीज आसान होगी? जल्दी करो, समय नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारा मूल्यांकन हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते तुम। मैंने वो जलती हुई किताब को खोला, हाथ जल गए। चीखा था मैं, ऐसे चीखा, लेकिन जले हुए हाथ ठीक हो जाते, बस वो असहनीय दर्द महसूस जरूर करना पड़ता। पहला पन्ना खोला था मैंने, और पहले पन्ने पर दरवाजा बना हुआ, बिल्कुल वैसा दरवाजा जैसा कि मैं पार करके इस दुनिया में आया था, जिसके नीचे लिखा था, इस दरवाजे से तुम्हें दूसरी तरफ जाना है, तभी तुम अपनी दुनिया में जा सकते हो। फिर दूसरा पन्ना खोलना भी उतना ही दर्दनाक था, लेकिन उस पन्ने में भी पहुंचा। वहां बताया गया, दरवाजे को तुम्हें फिर से बनाना होगा, उसके हिस्से हर घर में होते हैं, तुम्हारे दरवाजे के हिस्से भी तुम्हारे घर में हैं, और तुम्हें वो हिस्से इकट्ठे करने होंगे। लेकिन यही काम सबसे मुश्किल है। हर हिस्से को लाने के लिए तुम्हें कोई दर्द, कोई कष्ट सहना होगा, वो काम तुम्हें करना होगा। वो दरवाजा 3 हिस्सों में था, और मुझे 3 हिस्से यहां पर लेकर आने थे। वो तीनों हिस्से घर के 3 अलग अलग जगहों पर थे। सबसे पहला हिस्सा लेने के लिए सबसे नीचे वाले कमरे में गया। उस कमरे की एक दीवार, और उस दीवार से मुझे सटकर खड़े होना था। अपने शरीर पर कोई जख्म करना था, और मेरे शरीर से निकलने वाला खून जो जमीन को छूता उससे भाप बनती, और वो भाप को समेटना था किसी भी चीज में, अपने हाथ में या यहाँ की किसी और चीज में। जब वो चीज, वो भाप इकट्ठी हो जाए, हाथ में समेट कर उसे इस जगह लेकर आना है, और एक हिस्सा बनेगा। ये पहला काम था। नीचे वाले उसी हिस्से में गया मैं, जहां से पहली बार वो आवाज सुनाई दी थी। उस आवाज के पास जाकर मैं कहने लगा, क्या मुझे ये करना होगा? उसने कहा, ये तुम्हारा काम है। हर किसी के अलग काम होते हैं। जो किताब में लिखा होता है वो काम उसके होते हैं। ये किताब को कई लोग ढूंढ नहीं पाते जो हम पर भरोसा नहीं करते। मैंने कहा, कौन हो तुम? क्या तुम भी मेरी तरह ही यहाँ आए हो, नर्क में फंसे हो? क्या मरने के बाद जो नर्क में फंस जाते हैं ऐसे हो जाते हैं? उसने कहा, नहीं, जो मरकर यहाँ आते हैं वो ऐसे हालत में नहीं पहुंचते। हम तो नर्क का ही हिस्सा हैं, नर्क का ही हिस्सा है। हमें यह सजा अनंत काल तक मिलेगी। हम इंसानी रूप में कभी नहीं आए, बस
नर्क का भाग ही बने हमेशा के लिए। लेकिन अगर किसी की मदद का मौका मिले तो उसे टाला थोड़े ना जा सकता है। आओ, निकालो अपना खून, फिक्र मत करो, यहां तुम्हारी मौत नहीं हो सकती। शरीर तुम्हारे साथ है, तुम नर्क में हो, यहां कोई नहीं मरता। सजा जरूर मिलती है लेकिन कोई नहीं मरता। मैंने वैसा ही करना शुरू कर दिया। अपने शरीर पर जख्म करने कोई आसान काम नहीं होता। खून जब बह रहा हो, आंखों के आगे अंधेरा आने लगता है, लेकिन तपिश महसूस होने लगती है। शरीर से निकलने वाला खून का हर कतरा भाप बन रहा था, लेकिन वो भाप इतनी गर्मी में मुझे साफ नजर आ रही। हाथ को ऊपर करके उस भाप को मैं समेटता और भारी भारी सा हाथ में महसूस होता। अपनी बाजुओं को काटने के बाद खून धीरे धीरे थमने लगा था। बार बार अपनी बाजू पर जख्म दिए जा रहा। तब पीछे से मेरे कान में आवाज आई थी, तुम्हें अपना गला काटना होगा। यह आवाज सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बह गए, वो भी भाप बन गए। उसे भी समेटना पड़ा और फिर अपनी गर्दन को भी एक हाथ से मैं काट रहा। गर्दन को मैं काट रहा था। दर्द इतना भयानक हो रहा, लेकिन ये मुझे करना था। अगर नहीं करता तो मुझे सजा मिलती, ये मुझे करना था। गर्दन को काटता गया, आधी गर्दन काटी मैंने, मौत भी नहीं हो रही थी। खून जो बह रहा, हाथ मेरा पूरा भर गया। फिर मैं भागा, कटी हुई उस गर्दन के साथ, जो धीरे धीरे अपने आप जुड़ती गई। नीचे जाकर जब आग में मैंने हाथ को डाला तो दरवाजे का एक तरफ का हिस्सा बन गया। अब मुझे दूसरा काम करना था, वो था शरीर के अंगों को काटना। शरीर के अंगों को काटने के बाद मेरे पास सिर्फ मेरी एक बाजू होगी। उस बाजू से शरीर के अंगों का दरवाजे का दूसरा हिस्सा बनाना है। वहां पड़ी हुई चीजें शरीर को कैसे काट सकती है मुझे नहीं पता था। कोई तेजधार चीज होती तो शरीर को काटना आसान होता, टांगों को काटना आसान होता, लेकिन ऐसी चीज जिससे दर्द भी हो और वो शरीर का हिस्सा कटे भी ना। लेकिन करना था मुझे। समय बीत रहा था लेकिन करना था मुझे। अपने पैरों को काटना सबसे मुश्किल हुआ था। पहला दर्द इतना ज्यादा शरीर के अंदर गया। टांगे जब अलग हो गई, मैं बेसुध सा पड़ा था, लेकिन वक्त नहीं था। अपनी एक बाजू को भी मैंने काटा, कभी तो चम्मच से तो कभी छोटी सी पीतल की वो एक अजीब सी मूर्ति, उससे ऐसी अलग अलग चीजों से मैंने शरीर के अंगों को काट कर दरवाजे का दूसरा हिस्सा बनाया। वो हिस्सा भी दरवाजे का बाहरी हिस्सा बन गया, लेकिन मेरे शरीर के अंग दोबारा जुड़ गए। लेकिन वो दर्द भयानक था, मैं दोबारा वो करने वाला नहीं था। और फिर तीसरा काम जो सबसे मुश्किल था, मुझे घर के आगे वाले उस गेट पर जाना होगा जो पारदर्शी सा बन जाएगा, लेकिन मैं उसे पार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसे पार करने वाले को दर्द होता है। मूल्यांकन के बाद नरक की सजा का वो दर्द। लेकिन मुझे अपनी बाजू को बाहर निकालना होगा। वो जलेगी, मेरा शरीर झुलसेगा, मेरा शरीर काला होगा, लेकिन मुझे बाहर हाथ डाल डाल कर, जैसे पानी में मछली को पकड़ा जाता है, मुझे एक एक कण को पकड़कर अपने शरीर पर लगाना होगा। मेरे शरीर पर लगे हुए वो कण अपने आप दरवाजे का निर्माण करेंगे और मुझे बस एक ही कण चाहिए होगा। मेरे शरीर पर एक कण लगेगा, दरवाजा बन जाएगा। मुझे आकर उस दरवाजे को पार करना है। बस ये छोटा सा काम है, लेकिन ये छोटा काम कितना मुश्किल था मुझे नहीं पता था। मैं गेट पर गया। जैसे ही उस गेट को छुआ मैंने, मैं चिपक गया। ऐसी आग थी वो, लावे से भी ज्यादा गर्म, सूरज से भी ज्यादा गर्म। वो क्या था जो मेरी आत्मा तक को जला रही? वो आग मैं सहन ही नहीं कर पा रहा। दिमागी संतुलन तक हिल गया मेरा। लेकिन वो दर्द को सहते सहते, मुझे नहीं पता वो कितने समय के लिए दर्द हुआ, लेकिन मैं उसे सहता रहा। फिर थोड़ा सा होश आया तो आगे मुझे जैसे पानी का एहसास हुआ। उड़ते हुए कणों को पकड़ना कोई आसान काम नहीं होता। मैं बार बार हवा में अपनी बाजुओं को लहराता और मुझे आसपास के कई घर नजर आए उस नर्क के, जो ऐसी कोशिशें कर रहे थे जो कोशिश मैं भी कर रहा था। पड़ोसी भी तो यही कर रहे थे।
दर्द से चिल्लाता चीखता एक कण को पकड़ने के लिए कई घंटे मैं सहता गया, क्योंकि वो गेट मुझे छोड़ नहीं रहा था। बस मैं झुलसता गया। मेरी आत्मा भी झुलसी। एक कण को मैंने अपने जले हुए काले रंग के शरीर पर लगाया। छोटी सी चमक आई जैसे शरीर पर। ऐसा लग रहा था पूरा शरीर जल गया हो। बस छोटा सा कण ताजे मांस का जैसे मेरे शरीर पर आ गया। फिर उस गेट ने मुझे छोड़ा। एक झटका सा महसूस हुआ। जब मैं पीछे गिरा, मेरा शरीर सही सलामत था। भागा मैं, घर के अंदर भागा मैं। जैसे ही भागा, वहां वो दरवाजा था जिसे पार करने से पहले मुझे उसी आदमी ने फिर से पकड़ लिया जो मुझे यहां लेकर आया था। कलाई पर इतनी जोरदार पकड़, वो मुझे छोड़ नहीं रहा और मैं कह रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसने कहा, तुम्हारा मूल्यांकन हो गया है, तुम्हारा मूल्यांकन पूरा हुआ और अब तुम्हारी सजा का वक्त है। मैं घुटनों के बल आ गया। फिर मैं कहने लगा, अब क्या मुझे सजा भी भुगतनी पड़ेगी? उसने कहा, तुम अरबों में एक हो, तुम वो खास हो जिसे ये अनोखी सजा दी जाती है। समय समय पर तुम्हारे आंकलन में पाया गया कि तुम्हें सजा अभी नहीं दी जा सकती। तुम्हारी सजा में समय है, तो उस समय तक तुम धरती पर रह सकते हो। ये दरवाजा तुम्हें खुद खोजता हुआ आया है, तुमने इसे नहीं पाया है। तुम कितनी बार वहां पर रहे, तुम्हें खुद नहीं पता था। वो एक कण तुमने कितनी बार ढूंढा है, वो एक कण तुम्हारे शरीर का हिस्सा बना। इस आंकलन की स्थिति में तुम्हें सजा मिली तुम्हारे बुरे कर्मों की, और एक एक कण से तुमने अपने पूरे शरीर को दोबारा बनाया, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। देखो अपने शरीर को, तुम्हारा शरीर तो नरक में जल गया था। एक एक कण सजा को भुगतते हुए तुमने बार बार अपने शरीर को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया है। वो किताब को तुमने कितनी बार ढूंढा है, जितने तुम्हारे शरीर में कण हैं, बार बार, लेकिन तुम्हें याद सिर्फ एक बार रहेगा। दरवाजे को पार कर जाओ, जब सही वक्त आएगा फिर तुम यहां पर आओगे। फिर दोबारा मूल्यांकन होगा, क्योंकि तुम्हारा चुनाव इस अनोखे तरीके से हुआ है। तुम खास हो क्योंकि तुम्हारे पास मौका है इसे बदलने का। मैं उस दरवाजे के पार था, वो दरवाजा बंद हुआ। मैं अपने कमरे में उस बेड पर लेटा हुआ, शरीर स्वस्थ, जैसे वो एक भयानक सपना हो। लेकिन सपने और असलियत में फर्क होता है। आपका अनुभव आपकी आंखों के सामने सब कुछ बता देता है। जान गया था वो सच जिसने मुझे बदलने पर मजबूर कर दिया। मैं ऐसे किसी को बता नहीं सकता था। मेरी जबान से वो शब्द कभी निकल ही नहीं पाते, जैसे मैं बंध चुका था, लेकिन सच जान भी चुका था। जैसे हर किसी के लिए एक सीट रिजर्व होती है ना, स्वर्ग में या नर्क में। मेरी सीट नर्क में पहले से बुक हो चुकी है, बस मुझे कुछ समय मिला है। बस एक बात है कि मैं समय में बदलाव कर सकता हूं। सजा जो भुगती है मैंने आंकलन के समय में, तो अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों में बदल सकता हूं मैं। खुद को बदलना शुरू कर दिया मैंने, लेकिन अगली ही रात फिर से मेरे कमरे में धुआं धुआं सा हुआ था। वो धुआं कोई महसूस नहीं कर सकता, वो दुर्गंध कोई सूंघ नहीं सकता। वो सिर्फ मुझे महसूस होता है। जैसे हर रात मेरा समय आ जाता है, लेकिन टल जाता है। पता नहीं कब तक हर रात मुझे मौत महसूस होती है। जैसे वो दरवाजा अब आ जाएगा, वो मुझे लेने के लिए आएंगे और फिर से उस नर्क में मुझे सजा मिलेगी। हर रात मैं महसूस करता हूं, लेकिन बदल रहा हूं, खुद को बदल रहा हूं। जगह तो पक्की है मेरी नर्क में, लेकिन नर्क में पहुंचकर भी ये बताने के लिए तैयार रहूंगा कि बुरा किया है मैंने माना, लेकिन कुछ तो अच्छा भी किया है मैंने। मेरे पास
जो ताकत है, मेरी जो हैसियत है, मैं उस हिसाब से इस दुनिया में कुछ ना कुछ अच्छा करता रहता हूं। लेकिन बताना चाहता हूं उन लोगों को ये सच्चाई। उन्हें नहीं पता होगा उनकी जगह भी नर्क में बनती जा रही है और वो कुछ नहीं करते। वो इसे बदलने के लिए कुछ नहीं करते। अब भी वो बेड पर लेटे हुए अपने पेट के पास उस मोबाइल को रखे हुए इस कहानी को सिर्फ कहानी मानकर सो जाएंगे, सोचेंगे नहीं। मैं उन्हें अब भी जगाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिंदगी बदलने का मौका आपके पास भी है। कोशिश कल से आपको भी करनी होगी, वरना आपकी सीट भी रिजर्व हो चुकी है। आपको नहीं पता आपको क्या सजा मिलेगी।